Hello everyone, this is Pooja Maurya. Today we are going to start the next part of the video, and in the last video I have completed the topic plant tissue. आज हम complex permanent tissue करेंगे and then we will start the animal tissue. So moving to the topic, we were here at the complex permanent tissue. Complex permanent tissue में we are going to start the permanent tissue which is this is made up of more than one type of cell. ये एक से ज्यादा टाइप के सेल से बनते हैं. लाइक जाइलम में आप देख सकते हैं ये 4 तरह के सेल्स हैं. तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू. कॉम्प्लेक्स टिश्यू में देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम एंड दी फ्लोएम. जाइलम के कंपोनेंट्स है 4 एंड 4 फ्लोएम के कंपोनेंट्स है. वी विल सी ईच एंड एवरी कंपोनेंट इन डिटेल. फर्स्ट इज द जाइलम. जाइलम मींस होता है वुड. ठीक है, जाइलॉन मींस वुड. जाइलम का पहला कंपोनेंट है ट्रेकीड. ट्रेकीड आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. दीज आर दी ट्रेकीड्स. These are tube-like structures. ये ट्यूब की तरह सेल्स होते हैं. These are the tube-like structures. And in tube-like structures में क्या होता है? They are having bordered pit. ठीक है, इसके border में you can see there is a pit. Pit मैंने आपको last वीडियो में बताया था. Like pit होते हैं. These are certain core-like structures. ठीक है. These are having polygonal in shape. और ये polygonal होते हैं shape में. और इसमें लिग्निन का डिपोजिशन देखने को मिलता है जिससे कि इसका सेल वॉल हार्ड हो जाता है. एंड इसमें जो ल्यूमेन होता है दैट इज वाइड. there is a wide lumen and that tapers towards the end. और ये end में नीचे में ऐसे tapered होते हैं. ठीक है, these are tracheids. Tracheids का काम भी water conduction करना है. And then next component is the vessels or the tracheae. Vessels को हम tracheae भी बोलते हैं. Vessels are also known as tracheae. और वेसल्स में वेसल का मतलब क्या होता है? बर्तन. ठीक है, तो एंड वॉल्स जो होंगे इसके वेसल्स के, जो एंड वॉल्स है नीचे के जो वॉल्स हैं इसमें, ये या तो एब्सेंट होंगे या फिर परफोरेटेड होते हैं. परफोरेटेड मींस देयर विल बी होल. ठीक है, देयर विल बी द होल्स और पोर्स इन द एंड वॉल. और ये एक जैसे ये एक वेसल है ऐसे नीचे भी एक वेसल होगा. ठीक है, तो ये बहुत सारे वेसल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इसमें. दीज आर वेरी लॉन्ग ट्यूब और एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं लाइक अ कॉन्टिन्यूअस चैनल एंड दे आर फॉर्मिंग अ चैनल लाइक स्ट्रक्चर. और इसके भी साइड वॉल्स लिग्निन्स के होंगे और इसमें भी बॉर्डर्ड पिट्स, सिंपल पिट्स, ये सब देखने को मिलेंगे. और दीज सेल्स अकर इन द एंजियोस्पर्म्स. ये एंजियोस्पर्म्स में देखे जाते हैं. और वेसल्स और ट्रेकीड्स दोनों ही मिलके एक ट्रेकियरी सिस्टम बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड द ट्रेकियरी एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम. तो दोनों का काम है, वेसल्स का काम है वाटर को थोड़ा सोक करना एंड ट्रेकीड्स का भी काम है वाटर कंडक्शन में हेल्प करना. नेक्स्ट component is the xylem parenchyma. You can see in the figure xylem parenchyma are actually the living cell. यही एक living cell है इसके अंदर which actually the it stores the food. ठीक है, फूड स्टोरेज. पैरेंकाइमा कहीं भी वर्ड आता है, लास्ट वीडियो में आई हैव डिस्कस्ड विद यू. पैरेंकाइमा एक्चुअली स्टोर्ड फूड एंड इट हेल्प्स इन द लेटरल कंडक्शन ऑफ द सॉल्यूट. ये वाटर के सॉल्यूट्स के कंडक्शन में हेल्प करते हैं. फूड पार्टिकल्स, क्योंकि खाना बनाने के लिए भी वाटर की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ भी जाइलम पैरेंकाइमा इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. And next component is the xylem fiber. Xylem fibers, these are the sclerenchymatous fiber. ये sclerenchyma के fibers होते हैं और इनकी walls जो होती है thick होते हैं. And they are having pits. इसमें भी pits देखने को मिलते हैं. Narrow lumen होगा इसका. Fibers are also dead. इसमें भी lumen होगा and that lumen will be narrow. बहुत ही कम lumen इसमें present होता है. Tapered end हो गए जैसे tracheids के थे वैसे ही xylem fibers भी हैं. But they are having lignified. इसमें lignin होंगे और उसमें हमने ट्रेकीड्स में कोई लिग्निन नहीं पढ़ा था. थोड़े बहुत लिग्निन वहाँ पे डिपोजिशन हो सकती है, बट इसके जो सेल वॉल्स है उसमें लिग्निफाइड होंगे पूरे. और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए. दीज आर फॉर टू प्रोवाइडिंग दी मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट. ठीक है, आपसे कंपोनेंट पूछा जाएगा एग्जाम में दैट यू हैव टू राइट द कंपोनेंट्स ऑफ द जाइलम. द नेक्स्ट कंपोनेंट जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, दैट इज द फ्लोएम. अब फ्लोएम का मतलब है फ्लोइस मींस द इनर बार्क. ठीक है, ये प्लांट के इनर बार्क की बात करी जा रही है. फ्लोएम को हम बास्ट भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बास्ट एंड इट इज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द वैस्कुलर प्लांट्स. तो जो सेल्स हैं फ्लोएम के दोज आर लिविंग. ठीक है, एक्सेप्ट दी जाइलम फाइबर्स, सॉरी फ्लोएम फाइबर्स. फ्लोएम फाइबर्स यहाँ पे डेड होंगे, बाकी सारे लिविंग टिश्यू है. सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेंकाइमा. तो यहाँ पे सीव ट्यूब्स आप देख सकते हैं. दिस इज द डायग्राम ऑफ सीव ट्यूब. ये सीव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. दे आर प्लेस्ड वन ओवर दी अदर, एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. और इसके जो एंड्स हैं, एंड्स मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है. सब में पेट, यहाँ पे प्लेट्स प्रेजेंट है. दीज आर कॉल्ड सीव प्लेट्स. और इन सीव प्लेट्स के बीच बीच में स्पेसेस हैं. दीज आर कॉल्ड सीव पोर्स. ठीक है, इनको हम सीव पोर्स होते हैं. सीव मतलब होता है छन्नी की तरह, जैसे आप घर पे यूज करते हैं सीव चाय वगैरह छानने के लिए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सीव.
तो सीविंग एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है सो दैट कि वाटर और जो भी फूड प्रिपेयर हो रहा है वो इजीली पास हो सके एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। तो इसमें लेटरल साइड वॉल्स जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और यहाँ पे एल्ब्यूमिनस सेल कंटेंट रहता है, थोड़ा थिक कंटेंट होता है। और वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसके पास नहीं होता है सीव ट्यूब्स के पास। सीव ट्यूब्स अपने न्यूक्लियस छोड़ चुके होते हैं। दीज आर ई न्यूक्लिएटेड, ये कॉम्पेनियन सेल के न्यूक्लियस के साथ काम करते हैं। दे वर्क विद दी कॉम्पेनियन सेल न्यूक्लियस। तो कॉम्पेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वो हेल्प करता है सीव ट्यूब्स को फूड को पास ऑन करने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए, और फूड को कहाँ पे भेजना है ये डायरेक्शन वगैरह सारी कॉम्पेनियन सेल्स ही देते हैं टू द सीव ट्यूब्स। एंड कॉम्पेनियन सेल्स क्या होते हैं, हमेशा इसके साइड में ही रहते हैं। कॉम्पेनियन मतलब होता है कंपनी देना, ठीक है, किसी को हेल्प करना, जो आपके साथ में काम कर रहा है उसको भी हम कॉम्पेनियन बोलते हैं। तो कॉम्पेनियन सेल्स आर एक्चुअली साइड टूवर्ड्स दी सीव ट्यूब्स, और ये भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू दी प्लाज्मोडेस्मेटा। यू कैन सी दीज आर दी प्लाज्मोडेस्मेटा, ये प्लाज्मोडेस्मेटा के स्ट्रक्चर्स हैं व्हिच आर प्रेजेंट side laterally towards the sieve tubes, and these are present as a wall between the sieve tubes and the companion cells, and these all have the cell organelles which are degenerated or absent in the sieve tubes। ठीक है, sieve tube में जो सेल ऑर्गेनलीज एब्सेंट है वो कॉम्पेनियन सेल में प्रेजेंट होंगे, लाइक वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, ये सब कॉम्पेनियन सेल्स में होंगे। और सीव ट्यूब्स और कॉम्पेनियन सेल्स का एक ही ओरिजिन है, सेम तरह से ओरिजिन हुए थे, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिस्टर सेल्स। इनको हम सिस्टर सेल्स भी बोल देते हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिस्टर सेल्स। सीव ट्यूब्स का काम क्या है, खाने को प्रिपेयर करना। कॉम्पेनियन सेल का काम है या अपना न्यूक्लियस इसको देके ताकि फूड के डायरेक्शन को देखा जा सके, बिकॉज सीव ट्यूब्स के पास न्यूक्लियस नहीं है, सो दे डोंट गेट एनी डायरेक्शन until unless companion cells give them direction। ठीक है, नेक्स्ट component of the phloem is the phloem parenchyma। ठीक है, you can see here the structure of phloem parenchyma। These are thin wall cells and they also show the perform the slow lateral conduction of ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को बनाते हैं, इनका काम भी फूड प्रिपेयर करना है, फूड को स्टोर करना है। ठीक है, पैरेंकाइमा वर्ड कहीं भी आ गया आप आंख बंद के लिख सकते हैं, दैट दे स्टोर द फूड, सो दे आल्सो शो द लेटरल कंडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। नेक्स्ट इज द फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर्स में दीज आर द स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। ठीक है, अब स्क्लेरेनकाइमा हमने पढ़ा है कि डेड टिश्यू होते हैं, तो फ्लोएम फाइबर्स इनडायरेक्टली दे आर डेड एंड दे आर हैविंग नैरो ल्यूमेन। इसमें ल्यूमेन आप देख सकते हैं, बहुत ही पतला, बहुत ही कम सकरा ल्यूमेन होता है इसके अंदर। ठीक है, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, और इससे हम लोग जूट भी बनाते हैं, हेम्प बनाते हैं, फ्लैक्स फाइबर्स बनाने के लिए भी फ्लोएम फाइबर्स को यूज किया जाता है। तो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ द फ्लोएम। ठीक है, अभी तक जो हमने डिस्कस किया जाइलम एंड फ्लोएम, दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। Now the next component, ये सबसे पहले आपको differences आने चाहिए, ये this can be asked in the exam, what is the differences between the meristematic and the permanent tissue। तो मेरिस्टेमाटिक टिश्यू हमने पढ़े थे, स्मॉल होते हैं, लिविंग होते हैं, इमेच्योर। मेरिस्टेमाटिक टिश्यू में हमने क्या क्या पढ़ा था, एपिकल मेरिस्टेम एंड द इंटरकेलरी मेरिस्टेम एंड द लेटरल मेरिस्टेम, दीज वर द थ्री मेरिस्टेमाटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमाटिक टिश्यू में हमने स्फेरिकल, पॉलीगोनल, ओवल और रेक्टेंगुलर शेप के सेल्स देखे थे। इंटरसेलुलर स्पेसेस का वहाँ पे कोई जरूरत नहीं था, सेल वॉल यहाँ पे थिन होंगी, वैक्यूल्स बिल्कुल नहीं होंगे, सेल डिवीजन होता रहेगा, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होगा एंड दिस हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। लेकिन परमानेंट टिश्यू ऐसे नहीं है, परमानेंट टिश्यू में यू विल फाइंड द सेल्स आर कंपैरेटिवली लार्ज। ठीक है, लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं, एंड दे आर मैच्योर एंड दे आर ऑल ऑफ डिफरेंट शेप्स। और इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें प्रेजेंट भी हैं और दे आर ऑफन एब्सेंट ऑल्सो। ठीक है, ऑफन प्रेजेंट एज कम्पेयर टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेल्स यहाँ पे क्या होंगी, थिन होंगी और थिक सेल वॉल होगा। वैक्यूल इज सिंगल, लार्ज एंड सेंट्रल। सेल्स नॉर्मली डू नॉट डिवाइड। परमानेंट टिश्यू एक बार डिवाइड होने के बाद दोबारा से डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पे लेस प्रोमिनेंट होगा and it helps in providing protection, support, conduction of food and water and photosynthesis। This is the function of permanent tissue। So you need to remember, आपको याद रखने हैं ये permanent tissue और meristematic tissue। अगर आपको basics पूरे पता है तो you can write even the differences on your own। After this we have the questions, like first question is where apical meristem is found। Now you can answer apical meristem is found at the tip portion। Second question is which tissue is present in the soft parts of the plants like pith and cortex। Pith and cortex में you can find collenchyma tissue। Collenchyma tissue is found there। And third is the presence of which substance makes the cork cell impervious and hard। ठीक है, impervious किसकी वजह से होता है, सुबेरिन की वजह से। hard किसकी वजह से होता है, because of lignin it becomes the hard। ठीक है, distinguish between the simple and complex tissue। We have just discussed simple tissue is made up of one type of cell
one type of tissue, and complex tissue is made up of more than one type of tissue. So fifth question is give two functions of stomata. Stomata is present on the epidermis and इसका function है in the exchange of gases. Sixth question में पूछा है that you have to write the differences between the meristematic and permanent tissue. I hope कि आप questions attempt कर सकते हैं. Seventh question is distinguish between simple and the complex tissue. Complex and simple tissue में differences and give one example for each. Eighth question is describe the three functions of the protective tissue. Functions लिखने हैं आपको protective tissues के. So protective tissue is actually giving protection, like the epidermis and cork helps in the gaseous exchange, and certain other compounds are can be made from these, and mainly ये mechanical strength भी देते हैं plant को and support and protection. ठीक है. Next question is name the tissue that is responsible for flexibility in plants. Plants की flexibility के लिए कौन सा tissue responsible है? Collenchyma tissue. How we can differentiate it from the other permanent tissue? So other permanent tissue क्या है वो? They are made up of more than one type of cell, and collenchyma is made up of simple permanent tissue. It is made up of single type of tissue. Second is which tissue is used to make rope. Rope बनाने के लिए कौन से tissue use होते हैं? So यहाँ पे we can write sclerenchyma tissue. ठीक है. Sclerenchyma tissue is used to make the rope. Third is pear fruit. Pear fruit आपने कभी खाए होंगे. It gives crunchy and the granular feeling on chewing. ठीक है. You have to explain. I hope you all be able to write the answer. तो इसमें sclerenchyma tissue के sclerids present होते हैं pear fruits के अंदर. We have just discussed कि guava and pear में sclerids find होते हैं. Sclerids present होते हैं. That gives the crunchy and the granular feeling. So gritty, they are actually gritty in nature. Fourth question में पूछा है list the characteristics of cork. ठीक है. कॉर्क के कैरेक्टरिस्टिक्स इसने हाउ दे आर फॉर्म एंड एक्सप्लेन देयर रोल. ठीक है. ये आप बताएंगे मुझे. एंड फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है व्हाट टाइप ऑफ सेल वॉल डू कॉलेनकाइमा सेल पोजेस. तो कॉलेनकाइमा की सेल वॉल कैसी होती है? थिकनिंग होती है सेल वॉल कॉर्नर्स में, एंड पेक्टिन होता है, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज की डिपोजिशन यू कैन सी इन कॉलेनकाइमा सेल्स. सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज पेरेन्काइमा एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन. So these are certain basic questions. I hope कि आप टॉपिक समझने के बाद you can be able to write the answers for these questions. Now moving to the animal tissue. अब हम next topic करने जा रहे हैं animal tissue. So what all tissues are present in humans, in mammals, अब वो करने जा रहे हैं हम. तो cartilage tissue is seen there, adipose tissue, nervous tissue, bone tissue, blood, epithelial tissue, muscle tissue, and the connective tissue. These are all the animal tissue which is present. This is the flow chart for animal tissue. Epithelial tissue, सबसे पहला जो outer skin है that is of epithelial. Epithelial tissue में आप देख सकते हैं we have 4 to 5 types: squamous, cuboidal, columnar, ciliated, glandular. ठीक है. Next is the connective tissue जो connection establish करते हैं. ठीक है. Connective tissue connection establish करते हैं, like we have areolar tissue and adipose tissue, skeletal tissue, and fluid tissue. Fluid connective tissue. Areolar connective tissue, it is actually the tendon and the ligament. ठीक है. टेंडन क्या करते हैं? मसल टू बोन कनेक्शन करते हैं. लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्शन करते हैं. लिगामेंट इज बोन टू बोन कनेक्शन. एडिपोज टिश्यू इज प्रेजेंट जहाँ पे फैट डिपोजिशन होता है. ठीक है. जहाँ पे फैट डिपोजिशन होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट देयर. स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास आते हैं बोन एंड कार्टिलेज. बोन एंड कार्टिलेज. ठीक है. बोन इज द हार्ड कनेक्टिव टिश्यू and cartilage is actually flexible connective tissue. And fluid connective tissue में आते हैं liquid में blood and the lymph. ठीक है. blood and the lymph. We will see detail of these all tissues. Then the next animal tissue is the muscular animal tissue, and the next is nervous animal tissue. You have to remember this flow chart for the complete animal tissue. I hope you all are able to understand. Epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and the nervous tissue. Connective tissue में we have 4 types: areolar, adipose, skeletal, and fluid connective tissue. ठीक है. areolar में we have tendon and the ligament, and skeletal में we have bone and the cartilage, और fluid connective tissue में we have blood and the lymph. ठीक है. epithelial connective tissue के further parts कौन कौन से हैं? squamous, cuboidal, columnar, ciliated, and the glandular one. These are all the types of animal tissue which is present in a mammal. Now the next we start from the epithelial. ठीक है. epithelial tissue में on the three bases we have the arrangement of layers के basis पे. This is the first classification, that is the arrangement of layers. Second is the cell shape, and the third one is the function के basis पे.
तो पहले अरेंजमेंट के बेसिस पे वी हैव लेयर्स की अरेंजमेंट की, एक लेयर है तो वी कॉल इट सिंपल एपिथेलियम, अगर बहुत सारी लेयर्स हैं देन वी कॉल इट स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, सेल शेप के बेसिस पे अगर स्क्वायर शेप के सेल्स हैं तो वी कॉल देम स्क्वैमोस एपिथेलियम। ठीक है, क्यूब शेप सेल्स हैं देन वी कॉल इट क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर कॉलम शेप के सेल्स हैं देन वी कॉल एज कॉलमनर एपिथेलियम। ये सेल के शेप के बेसिस पे है। अब फंक्शन के बेसिस पे है हमारे पास सेंसरी एपिथेलियम जो सेंस ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होंगे, जर्मिनल एपिथेलियम जर्म लेयर्स पे जो प्रेजेंट होंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम दोज आर हैविंग सीलिया, ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो ग्लैंड्स वगैरह और कुछ ग्लैंडुलर सिक्रीशंस देते हैं, दोज आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सो अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ द लेयर्स एंड द cell shape and the cell function we have different types of epithelial टिश्यू। अब इन सबको हमें डिटेल में पढ़ना है। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ द लेयर्स। सबसे पहला है हमारा फंक्शन। अब एपिथेलियल टिश्यू हम पढ़ रहे हैं, एपी मतलब होता है अपॉन, ठीक है, थीलियम मीन्स यहाँ पे निप्पल। सो एक्चुअली एपिथेलियम मीन्स द टिश्यू विच इज प्रेजेंट ओवर द स्किन, ठीक है, जो अपॉन किसी भी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगी। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है एपिथेलियल टिश्यू एंड द स्किन। तो एपिथेलियल टिश्यू हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। प्रोटेक्शन, इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी मैकेनिकल इंजरी, इट अफेक्ट्स दी पैथोजन। ठीक है, पैथोजन को कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो वहां पे भी एपिथेलियल टिश्यू इट एक्ट्स एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड दिस इज अ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड इट गिव्स इन lungs, alveoli, epithelium helps in the diffusion of gases between the air and blood. इंटेस्टाइन में एपिथेलियम क्या कर रहे हैं, वहां पे एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं वाटर का, डाइजेस्टेड फूड का, सिक्रीटरी ग्लैंड्स में अराइजिंग इन द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द कैविटीज। तो वहाँ पे सिक्रीटरी ग्लैंड्स में भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। एपिथेलियल लाइनिंग इज आल्सो सीन इन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में भी प्रेजेंट है। दे आर आल्सो हेल्पिंग इन एक्सक्रीशन, दे आर प्लेइंग रोल इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस and the other waste from the body. These are the certain functions of the epithelial tissue. ये epithelial tissue के functions discuss किए हैं हमने। अब सबसे पहला epithelial tissue है हमारा simple squamous epithelium. Simple squamous epithelium. Squamous means these are square shaped cells. These are square shaped cells और ये thin होते हैं, flat होते हैं, irregular plate like cells and the cells fit closely. जैसे आपने ब्रिक्स देखे होंगे अपने घर में, टाइल्स वगैरह देखे होंगे, इसी तरह के सेल्स होते हैं एंड दे फॉर्म अ स्मूथ मेम्ब्रेन। तो इसकी वजह से इसको हम पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। ठीक है, पेवमेंट मतलब कि टाइल्स की तरह इसमें अरेंजमेंट होता है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम। इसको हम पेवमेंट एपिथेलियम भी बोल रहे हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, लंग्स में देखने को मिलता है, लंग्स की एल्व्यूलाई में, ईसोफेगस में, लाइनिंग ऑफ द माउथ, यहाँ पे हर जगह हमें सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम देखने को मिलता है। Now the next is the stratified epithelium. अब stratified epithelium में आप देखिए बहुत सारी layers आपको देखने को मिल रही है. So these are arranged in layers. Strata means होता है layers. ठीक है, stratification आपने पढ़ा होगा. Stratification means the layers. So यहाँ पे बहुत सारी layers होंगी to prevent the wear and tear of the tissue. Because of this layering of the skin cells in the pattern, this epithelium is known as stratified epithelium. ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, स्ट्रेस, इन्फेक्शन एंड डिहाइड्रेशन। ठीक है, जब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, स्ट्रेस हुआ, इन्फेक्शन हुआ, ये वियर एंड टियर वाले टिश्यू है। ठीक है, इट फैसिलिटेट्स द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड मटेरियल्स, इट फैसिलिटेट्स द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड मटेरियल्स। दिस इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। नाउ कमिंग टू द सिंपल स्ट्रैटिफाइड cuboidal epithelium. ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड द स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, हमने कैटेगरीज हमने सब अभी सबसे पहले हम अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स के बेसिस पे कर रहे हैं। तो क्यूबॉइडल मतलब नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे क्यूब की तरह सेल्स होंगे। इससे पहले जो स्क्वैमोस किए थे वो स्क्वायर की तरह सेल्स थे, ये क्यूब की तरह सेल्स है विच आर मोर और लेस स्क्वायर शेप। ओके, और यहाँ पे न्यूक्लियस इज राउंड और सेंटर में न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा। ये जितने भी सेल्स हैं यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस इज इन दी सेंटर। ये सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है इन द सेल्स ऑफ द सेल्स। और सिंपल क्यूबॉइडल का मतलब है सिंपल होंगे एंड सिंगल लेयर होगा और क्यूब टाइप के शेप के एपिथेलियम होंगे। इट इज लाइनिंग द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, जर्मिनल लेयर्स ऑफ द जेनाइटल, थायराइड ग्लैंड में होंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स में एंड पैंक्रियाटिक डक्ट्स में प्रेजेंट होंगे। दिस आर द लोकेशन ऑफ दीज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पे होंगे? स्ट्रैटिफाइड इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द लार्ज डक्ट ऑफ द मेमेरी ग्लैंड्स। ठीक है, बहुत सारी लेयर्स होंगी यहाँ पे क्यूब
शेप के सेल्स होंगे. दे आर लाइनिंग द लार्ज डक्ट्स ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स एज वेल एज द पैंक्रियाटिक, सलाइवरी एंड द स्वेट ग्लैंड्स. फंक्शन इसका क्या है? प्रोटेक्शन देना, ठीक है, सिक्रीशन करना, एक्सक्रीशन करना, absorption करना of the substances and the gamete formation, and it provides the mechanical strength. It provides the mechanical strength. So we have just discussed the simple or the stratified cuboidal epithelium. Now moving to the next issue, we have simple stratified columnar epithelium. अब यहाँ पे आप cells देख सकते हैं, column की तरह है, ठीक है. They are tall pillar like cells. एक दूसरे के साइड में हैं. They are tall pillar like cells. They appear polygonal in shape and the cells are much taller as compared to their width. और न्यूक्लियस यहाँ पे ओवल है. यहाँ पे आप ओवल देख सकते हैं. न्यूक्लियस इज ओवल, ठीक है. यहाँ पे भी ओवल शेप के न्यूक्लियस है. दीज आर दी ओवल शेप न्यूक्लियस एंड इट लाइज एट द बेस ऑफ द सेल. अभी इससे पहले जो पढ़ा था सेंटर में था न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस बेस में है, ठीक है. सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ पे होगा? स्टमक में, इंटेस्टाइन में, गॉल ब्लैडर, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. It is lining of the stomach and intestine, gallbladder, gastric and the intestinal glands. Stratified columnar epithelium कहाँ होंगे? It is formed in the layer of the epiglottis. ठीक है, epiglottis पे stratified columnar epithelium होंगे. It is helping in the absorption of nutrients. ठीक है, absorption, protection and goblet cells हैं. ये intestine में present होते हैं हमारे और ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ठीक है. दीज आर दी मॉडिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स. ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड द रेक्टम. ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड द रेक्टम. दिस इज द फंक्शन ऑफ द सिंपल और द स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इशू, वी हैव द सीलिएटेड एपिथेलियम. सीलिएटेड एपिथेलियम में सीलियाज होंगे. सीलियाज क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. तो सीलिएटेड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ क्यूबॉइडल और द कॉलमनर सेल्स. और इसके फ्री सरफेस पे आपको बहुत सारे सीलियाज दिखेंगे. यू कैन सी हेयर इन द डायग्राम देयर आर टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बियरिंग सीलिया which are present on the outer surface of the epithelial cells. और यहाँ पे जो सीलियम होगा, this is formed from a tiny basal granule. और इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं. क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पे होगा? क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम. ये यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड कीप्स द यूरिन मूविंग, ठीक है, कीप्स द यूरिन मूविंग. कॉलमनर एपिथेलियम आप देख सकते हैं फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है. फेलोपियन ट्यूब में ये एग की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एग की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम एंड इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द fallopian tubes and the bronchioles. Bronchioles में भी होते हैं, हमारे respiratory tract में भी होते हैं, ठीक है. So this is the distribution of where the ciliated epithelium is seen. Now moving to the next, we have glandular epithelium. Glandular epithelium भी arrangement of layers में ही है, ठीक है. ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है हमें? ग्लैंड्स में होगा, जैसे इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए, हमारे पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स हो गए. ये सब जनरली यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. यूनिसेलुलर में वी हैव एग्जांपल लाइक द गॉबलेट सेल, ठीक है. ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है हमारे पास. दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम. एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स में वी हैव द ग्रुप ऑफ सेल्स. बहुत सारे सेल्स मिलके एपिथेलियल टिश्यू बना रहे हैं, लाइक द स्वेट ग्लैंड्स. स्वेट ग्लैंड्स हो गए, सलाइवरी ग्लैंड्स, gastric gland, mammary glands these are the examples of multicellular glands. These are the example of multicellular glands. So अभी तक हमने arrangement of layers के basis पे we have discussed squamous epithelium, glandular epithelium and cuboidal epithelium and the ciliated epithelium. ठीक है, simple squamous and stratified squamous, ठीक है. ये सारे tissues हमने on the basis of arrangement of the layers किया है. Now we have just completed that tissue, ठीक है. टिश्यू का हमने टॉपिक कंप्लीट किया, अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स और उसके शेप एंड साइज. एंड दूसरा जो अरेंजमेंट था ऑन द थर्ड टॉपिक दैट वाज द फंक्शन, ठीक है. फंक्शन के बेसिस पे हमने ग्लैंडुलर एपिथेलियम किया है. तो सेंसरी एपिथेलियम और दूसरे जो एपिथेलियम है वो आपके सिलेबस में नहीं है. यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, ठीक है. शेप के बेसिस पे वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द कॉलमनर एपिथेलियम एंड द क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड द स्क्वैमोस एपिथेलियम. और अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स के बेसिस पे हमने क्या किया है? सिंपल एपिथेलियम एंड द स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. सो वी हैव जस्ट सीन द एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है. हमने एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कनेक्टिव टिश्यू. अब हम कनेक्टिव टिश्यू करने जा रहे हैं. कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास 5 तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं. एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटन. स्केलेटन के फर्दर टाइप्स हैं कार्टिलेज एंड द बोन.
फ्लूइड के फर्दर टाइप्स है ब्लड एंड दी लिम्फ। डेंस रेगुलर के आप टाइप्स देख सकते हैं, टेंडन एंड दी लिगामेंट। कार्टिलेज में वी हैव फर्दर टाइप्स, hyalin cartilage, hyalin fibrous cartilage and the calcified cartilage. These are the different connective tissue. Now first is the proper connective tissue. Proper connective tissue में हमारे पास आता है एरियोलर टिश्यू। ये मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हमारी बॉडी में और ये स्किन के नीचे पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स के आसपास होते हैं, नर्व्स के आसपास होंगे, बोन मैरो के आसपास होते हैं। ठीक है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मैट्रिक्स। जेल लाइक मैट्रिक्स होते हैं, व्हाइट कोलाजन के बने होते हैं, येलो इलास्टिक फाइबर्स और इसमें कुछ सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। यू कैन सी इन द डायग्राम, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं। ठीक है, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मैक्रोफाजेस सेल्स, मैट्रिक्स, ठीक है, कोलाजन फाइबर्स और साथ में यहाँ पे मास्ट सेल्स, येलो फाइबर्स, ये सब आसपास ही प्रेजेंट रहते हैं इसके। तो दिस इज कॉल्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ये जेल लाइक अपीयरेंस देते हैं, इसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और इसमें फाइबर्स भी साथ में रन करते रहते हैं, क्रॉसिंग ओवर ईच अदर इन एवरी डायरेक्शन। ठीक है, लिविंग स्पेसेस, बीच बीच में स्पेसेस भी छोड़ देते हैं, दो स्पेसेस आर कॉल्ड एरियोले। ठीक है, एरियोले, इसी के ऊपर इसका नाम दिया गया है एरियोलर टिश्यू। ठीक है, एरियोलर टिश्यू। तो ये क्या करते हैं, स्किन को मसल्स के साथ बाइंड करके रखते हैं एंड इट प्रोवाइड्स द पैकिंग मटेरियल फॉर वेरियस ऑर्गन्स। ठीक है, पैकिंग करने में भी दूसरे ऑर्गन्स के साथ हेल्प करते हैं, तो वहां पे भी एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं, पैकेजिंग टिश्यू भी कहते हैं। डर्मिस ऑफ द स्किन, इट फॉर्म्स द स्किन का डर्मिस फॉर्म करते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग देते हैं नर्व्स को, मसल्स को, ब्लड वेसल्स को। ठीक है, इट अलाउज द स्ट्रेचिंग ऑफ द टिश्यूज, स्ट्रेचिंग अलाउज करते हैं एंड इट अलाउज द स्ट्रेचिंग ऑफ ऑर्गन्स टू सर्टेन एक्सटेंट एंड इन केस ऑफ इंजरी, अगर कोई इंजरी हो गई, इट प्रोवाइड्स द मटेरियल फॉर द रिपेयर ऑफ दैट इंजर्ड टिश्यू। ठीक है, इट सर्टेन if any tissue get any damage, so it provides the material for the repair of those injured tissues. Now the next connective tissue is adipose connective tissue. Adipose is found below the skin, between the internal organs, around the blood vessels, kidneys and in the yellow bone marrow. And in the yellow bone marrow, आप यहाँ पे देख सकते हैं cells are the round shape cells है of large fat cells है जिनको हम एडिपोसाइट्स बोलते हैं। एडिपोसाइट्स के अंदर एक से ज्यादा फैट ग्लोब्यूल्स हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म हो सकता है, न्यूक्लियस है इसमें, पेरिफेरल न्यूक्लियस। ठीक है, पेरिफेरल का मतलब होता है कि न्यूक्लियस यहाँ पे साइड में होगा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट दी साइड। ठीक है, दिस इज दी पेरिफेरल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऐसे साइड में प्रेजेंट होगा और ये लोब्यूल्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं, कोलाजन फाइबर्स भी होते हैं इसमें, इलास्टिन फाइबर्स भी होते हैं फैट सेल्स के अंदर। फैट सेल्स क्या करते हैं, अब हर बॉडी का जो ऑर्गन है, किडनी है, हार्ट है, ठीक है, और नर्वस टिश्यू है, सबके पास एडिपोज टिश्यू होगा। ठीक है, एडिपोज टिश्यू इट एक्ट्स एज अ इंसुलेटर, ये इंसुलेटर का काम करता है इन केस ऑफ हीट लॉस एंड स्टोर हाउस ऑफ फैट, फैट को भी स्टोर करके रखता है, शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन की तरह भी काम करते हैं। आई बॉल्स के पास भी होते हैं एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो कहीं भी मतलब शॉक लग गया, शॉक मतलब ये नहीं है कि दिस इज द शॉक लाइक एनी टाइप ऑफ इंजरी इज हैपनिंग, आप चोट लग गई या गिर गए तो ऐसा ना हो कि आपके ऑर्गन्स को चोट लग जाए। ठीक है, तो उसके ऊपर एडिपोज की लेयर होती है एंड इट प्रोटेक्ट्स दैट इंटरनल ऑर्गन्स। सो वहां पे इट इज एक्टिंग एज अ शॉक एब्जॉर्बिंग cushion around the vital organs like the eyeballs and the kidney, and it regulates the body temperature. These are all the functions of the adipose tissue. Now the next connective tissue is the tendon. ये dense regular connective tissue में आते हैं, ये dense regular connective tissue में आते हैं tendons. टेंडन्स क्या करते हैं, मसल का अटैचमेंट बोन के साथ करवाते हैं। ठीक है, मसल का अटैचमेंट बोन के साथ करवाते हैं, या आप ये कह सकते हैं बोन का अटैचमेंट मसल के साथ होता है। तो ये स्केलेटल मसल्स और बोन में प्रेजेंट होते हैं, इनका है कॉर्ड लाइक होते हैं, ये टफ होंगे, इन इलास्टिक होंगे एंड दे आर डेंस वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कोलेजन फाइबर्स, इसमें बहुत सारा कोलेजन होने की वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड दे आर हैविंग वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, दे आर हैविंग वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत ही कम मैट्रिक्स होता है इसमें, बहुत ही कम सेल्स होते हैं बिटवीन द फाइबर्स। ठीक है, मूवमेंट के लिए जनरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बॉडी मूवमेंट के लिए, स्केलेटल सिस्टम की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेंडन्स। सो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सब जगह जितने भी बोन्स है जहाँ भी, वहाँ पे साथ जो मसल्स अटैच होंगे वहाँ पे टेंडन्स होंगे। नाउ द नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज द लिगामेंट. Ligament is present between the
टू बोन, ठीक है, बोन टू बोन प्रेजेंट होते हैं लिगामेंट. सो इट इज कॉल्ड लाइक इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हाईली इलास्टिक, थोड़ा मतलब बेंड होना पड़ेगा इनको. तो यहाँ पे येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है. टेंडन के अंदर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पे येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है. एंड दीज येलो फाइबर्स आर मेड ऑफ इलास्टिन प्रोटीन. ये इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं. एंड दे आर थिकर एंड दोज फाउंड इन द एरियोलर टिश्यू. एरियोलर टिश्यू में भी प्रेजेंट होते हैं. एंड द लिगामेंट ऑल्सो कंटेन लिटिल मैट्रिक्स, बहुत कम मैट्रिक्स होता है. एंड कुछ सेल्स होंगे, इनके कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है यहाँ पे. एंड रिमार्केबल इलास्टिसिटी इज देयर. रिमार्केबल इलास्टिसिटी, मुड़ सकते हैं ये, ठीक है. कई बार पैर मुड़ जाता है, कुछ हो गया, स्प्रेन बोलते हैं इसको हम, स्प्रेन हो जाता है. तो एक्सेसिव स्प्रेन होने की वजह से, एक्सेसिव स्ट्रेचिंग होने की वजह से लिगामेंट टियर हो जाता है. दैट इज कॉल्ड लिगामेंट टियर. दिस आल्सो हेल्प्स इन द वॉलंटरी मूवमेंट. दिस आल्सो हेल्प्स इन वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी. आफ्टर लिगामेंट, ये डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं. व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द टेंडन एंड लिगामेंट? टेंडन्स वो इनइलास्टिक एंड हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ. लिगामेंट इज स्ट्रॉन्ग बट इलास्टिक कॉर्ड. टेंडन्स में व्हाइट फाइब्रस टिश्यू है, लिगामेंट में येलो फाइब्रस टिश्यू है, ठीक है. टेंडन्स में येलो इलास्टिन फाइबर्स आर एब्सेंट बट लिगामेंट्स में येलो इलास्टिन फाइबर्स आर मोस्टली प्रेजेंट. Fibroblasts occur in rows. Fibroblasts are the cells which are present in rows. और लिगामेंट में ये स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है. टेंडन इट कनेक्ट्स द मसल टू द बोन एंड लिगामेंट इट कनेक्ट्स वन बोन टू द अदर बोन. तो बोन टू बोन कनेक्शन है तो लिगामेंट, मसल टू बोन है तो टेंडन. नाउ द नेक्स्ट इज द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू. स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में वी हैव द कार्टिलेज. अब कार्टिलेज में क्या है? ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आता है. दिस इज दी हार्ड बट फ्लेक्सिबल. ये भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. इन विच द सॉलिड मैट्रिक्स इज फिल्ड with the widely spaced living cells. और इसमें तीन तरह के components हैं. Perichondrium. Perichondrium is the outer one. This is the perichondrium and the cartilage cells, chondrocyte cells are there and the matrix is seen. जहाँ भी matrix होगा like थोड़ा बहुत gel या flexible material होगा. तो matrix के अंदर we have the chondrin and the lacunae. We have the chondrin and lacunae in the matrix which are fluid filled spaces जिसमें कि chondrocyte cells present हो. Now the next connective tissue is the cartilage. Cartilage कहाँ प्रेजेंट होंगे? डिस्ट्रीब्यूशन इसका है नोज टिप पे. नोज के टिप पे होते हैं ईयर पिन्ना, ठीक है. और दी एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स रीजन पे देखने को मिलते हैं. रिंग्स ऑफ द ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स, ठीक है. नेजल सेप्टम, between the vertebrae and in the ribs and the sternum. So these are the distribution where cartilage is seen. Functionally, it forms the endoskeleton of the body. It forms the endoskeleton of the body and it prevents the damage from mechanical stress and smoothens the bone surface at the joint. Joint पे surface को smooth रखते हैं, ठीक है. These are the functions of the cartilage. These are the functions of the cartilage. Next is the bone. This is the hardest connective tissue. Solid, rigid, strong, non-flexible, ठीक है. Living cells के अंदर इसमें भी कुछ मैट्रिक्स होगा बट इट इज द हार्डेस्ट टिश्यू दैट इज फॉर्मिंग द एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी. आउटर शीथ यहाँ पे पेरिस्टोमियम होगी, कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम थी, ठीक है. बोन मैट्रिक्स के अंदर वाटर होगा, ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर और ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, बोन सेल्स, ये सब मैट्रिक्स के अंदर होंगे. और हर एक बोन सेल के पास एक स्मॉल कैविटी होगी दैट इज कॉल्ड लेक्यूने. सो हर लेक्यूने के अंदर देयर इज अ बोन व्हिच इज कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, विद द कैनाकुली, ठीक है. कैनालिक्यूली that is having a network of fine canals. So you can see here in the diagram, ये circumferential lamellae है इसके, osteoles are there and perforating fibers are there, और artery, veins and central canal and perforating canal is seen. So vacuole, venule, artery, capillary and peristomium is there. So peristomium इसको surround करते हैं और इसका ये main feature है. इसको पूरे हम कहते हैं Haversian system. हेवर्सियल सिस्टम के अंदर हेवर्सियल सेंट्रल हेवर्सियल कैनाल आता है जिसके अंदर ब्लड, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स वगैरह आएंगे. और जितने भी हेवर्सियन कैनाल्स हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं वोल्कमैन कैनाल से, ठीक है. वोल्कमैन कैनाल से हेवर्सियन कैनाल्स आर इंटरकनेक्टेड. तो ऑल दीज इंटरकनेक्टेड कैनाल्स आर एक्चुअली प्रेजेंट इन दी. सो जितने भी हेवर्सियन कैनाल्स हैं ऑल आर कनेक्टेड बाय द ट्रांसवर्स कैनाल जिसको हम वोल्कमैन्स कैनाल बोलते हैं. अब बोन मैरो में यू कैन सी देयर इज अ पल्पी कनेक्टिव टिश्यू जो उसके सेंट्रल मैरो को फिल करता है, ठीक है. उसके सेंट्रल मैरो को फिल करने के लिए देयर इज अ पल्पी कनेक्टिव टिश्यू. एंड इसमें जो मैरो है रेड बोन मैरो भी हो सकता है, येलो बोन मैरो भी हो सकता है. फंक्शन क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करना, फ्रेमवर्क देना बॉडी को.
and it also helps the muscles and provides support to the main organs of the body. वाइटल ऑर्गन्स जितने भी है उसको भी प्रोटेक्शन देता है, जैसे लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, तो रिब केज में भी बोन्स प्रेजेंट है, तो रिब केज इज एक्चुअली गिविंग प्रोटेक्शन टू द हार्ट एंड द लंग्स. सो वाइटल ऑर्गन्स आर आल्सो प्रोटेक्टेड इनसाइड द बोनी फ्रेमवर्क. रेड बोन मैरो में जितने भी ब्लड सेल्स है वो फॉर्म होंगे, और बोन इज एक्चुअली द स्टोर हाउस ऑफ वेरियस मिनरल्स लाइक द कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सारी चीजें बोन्स के अंदर प्रेजेंट होंगी. ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ द डेंस connective tissue, that is the bone. Now the next is the fluid connective tissue. अब fluid connective tissue में आप सबको पता है blood आएगा. Blood is a vascular or the fluid connective tissue. और इसमें free matrix होता है, free fluid matrix होगा जिसमें कि सेल सस्पेंडेड हो गए. It circulates in the body. ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं पैथोजन से. ठीक है, इसमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास ब्लड आता है एंड द सेकंड इज द लिम्फ. अब ब्लड के अगर आप ब्लड को सेटल करेंगे सो यू विल फाइंड देयर इज 55% प्लाज्मा एंड 44% उसमें हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं. 1% इज द व्हाइट ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स. आपको ब्लड का कॉम्पोजिशन भी थोड़ा सा पढ़ना है. सो दिस इज द एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड शोइंग इन दिस डायग्राम. यू कैन सी हियर 55% इसमें प्लाज्मा होता है. 55% जो प्लाज्मा है उसमें भी 90% देयर इज वाटर एंड रेस्ट 10% आर द सर्टेन सॉल्यूट्स एंड द मिनरल्स. नेक्स्ट 0 to 0.1% इसमें प्लेटलेट्स होंगे, और 4% इज द WBC एंड द RBCs आर द 41%. ठीक है, ये WBC के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स हैं, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड द न्यूट्रोफिल्स. ठीक है, लिम्फोसाइट आप देख सकते हैं वो ये दीज आर स्फेरिकल शेल, और बेसोफिल्स में आपको इस तरह से मल्टीलोब स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. इओसिनोफिल्स आर बाइलोब स्ट्रक्चर, एंड मोनोसाइट में एक ही स्ट्रक्चर है, दिस इज सिंगल लोब. एंड न्यूट्रोफिल्स में भी ये डम्बल शेप स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं. सबका फंक्शन है अलग अलग. वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज द फंक्शन. अब ब्लड इसमें आप देख सकते हैं प्लाज्मा जो है 55% प्लाज्मा इज देयर एंड देयर इज अ फॉर्म्ड एलिमेंट, और ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे 45%. 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे आते हैं प्लेटलेट्स एंड द ल्यूकोसाइट्स एंड द इराइथ्रोसाइट्स. इराइथ्रोसाइट्स आर आल्सो नोन एज आरबीसीज. आरबीसीज को हम इराइथ्रोसाइट्स कहते हैं. और प्लाज्मा में आप देख सकते हैं 7% प्रोटीन इज देयर. ठीक है, 91% वाटर इज देयर. ज्यादातर वाटर होता है इसमें. और प्रोटीन्स हैं, ये 4 तरह के प्रोटीन हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन. एल्बुमिन का काम है ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना. ग्लोबुलिन जो है एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं. फाइब्रिनोजेन इज हेल्पिंग इन दी ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. तो इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड कुछ दूसरे 2% सॉल्यूट्स इज प्रेजेंट लाइक द आयंस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड द गैसेस एंड द रेगुलेटरी सब्सटेंसेस आर देयर. ठीक है, ये सब दूसरे सॉल्यूट्स में आते हैं. प्लेटलेट्स हमारे 1.5 लाख से 1.4 लाख से 3.5 लाख होता है, वेरिंग इन द मेल एंड फीमेल. ल्यूकोसाइट्स आर 5000 to 9000 आर द ल्यूकोसाइट. ल्यूकोसाइट में सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं. न्यूट्रोफिल्स कहाँ होते हैं? ये जनरली दिस आर द मेजॉरिटी ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन दी ल्यूकोसाइट. और ये मतलब कहीं भी पैथोजन अटैक करते हैं तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे पहुंचते हैं. लिम्फोसाइट्स हैं 20 to 25%, बी सेल, टी सेल. मोनोसाइट्स आर आल्सो कॉल्ड दी फेगोसाइटिक सेल्स. इओसिनोफिल इन्फ्लेमेशन या एलर्जीज वगैरह में काम करते हैं इओसिनोफिल्स. तो इओसिनोफिल्स आर 2 to 4%. बेसोफिल सबसे कम होते हैं, सबसे कम बेसोफिल होते हैं. इफ यू हैव गोन टू अ डॉक्टर और डॉक्टर ने आपका सीबीसी कभी लिखा होगा, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो यू कैन सी दीज ऑल कंपोनेंट्स देयर. ठीक है, बेसोफिल्स जो होते हैं सबसे पहले पहुंचते हैं जहाँ भी कहीं इन्फ्लेमेशन होता है. सो ये इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करते हैं. सो दीज आर वेरी लेस इन नंबर. बेसोफिल इज 0.5 to 1%. ठीक है, कॉम्पोजिशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट यू कैन स्टिल रिमेंबर व्हाट ऑल कंपोनेंट्स आर देयर इन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. तो प्लाज्मा इज 55% and 45% is formed element. Rest will be the certain one. बाकी जो होगा पानी होगा. प्लाज्मा के अंदर 90% is water, प्रोटीन इज 7%, अदर सॉल्यूट 2%. फिर प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट, इराइथ्रोसाइट. ल्यूकोसाइट में आते हैं हमारे न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल. दीज आर ऑल दी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं हमारे. नाउ द नेक्स्ट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आता है लिम्फ. लिम्फ क्या है? ये येलो कलर का टिश्यू होता है. जो ब्लड है दैट इज द रेड कलर टिश्यू. और ये ब्लड कैपिलरी से कुछ ब्लड जो है जब पास आउट हो रहा होता है तो कुछ ब्लड क्या होता है वहां से ऊज आउट होके हमारे लिम्फ कैपिलरीज में चला जाता है और लिम्फ वेसल से लिम्फ नोड में चला जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे WBCs का नंबर बहुत ज्यादा होता है लिम्फ में.
यू कैन सी ये जितने भी डॉट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, दीज आर दी लिम्फ नोड, ठीक है। ये जितने भी डॉट्स यू कैन सी इन द डायग्राम, दीज आर ऑल लिम्फ नोड। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ये एक्चुअली चेक दी लिम्फ नोड में स्वेलिंग तो नहीं आ गई, तो कभी भी कोई भी इन्फेक्शन होता है, एलर्जी होती है या फीवर हो गया तो लिम्फ नोड स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। तो मेन फंक्शन जो लिम्फ नोड का है एक्चुअली इट इज फॉर टू कैरी that secretion and the materials from the tissue to the blood or from the blood to the tissues, ठीक है। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, एंड इट ऑल्सो ट्रैप्स द माइक्रोब्स एंड डिस्ट्रॉयज देम, एंड इट ऑल्सो गिव्स प्रोटेक्शन। नाइट्रोजनस वेस्ट को भी रिमूव करते हैं, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में भी रोल प्ले करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन में भी रोल प्ले करते हैं। सो इट इज अ पेल येलो कलर फ्लूइड, इसमें WBCs बहुत ज्यादा होते हैं, RBCs नहीं होते हैं। और ये कुछ ब्लड जब फिल्टर हो रहा होता है ब्लड कैपिलरीज से, तो थोड़े से ब्लड लिम्फ कैपिलरीज में चले जाते हैं वहां से, when the passing of blood is taking place between the arteries and veins, ठीक है। जब आर्टरीज और वेन्स में ब्लड पास हो रहा होता है उस टाइम पे बीच में कैपिलरीज होती है, कुछ ब्लड कैपिलरी से ऊज होके वहां से निकल के लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ नोड से, लिम्फ वेसल से लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं, और वहां जाके दे जस्ट स्टोर हो जाते हैं, एंड दे कोई भी पैथोजन एंटर हुआ, ठीक है, लेट से कि स्किन से पास हो गया और दूसरे बैरियर से भी पास हो गया, तो लिम्फ नोड उसको डिटेक्ट करके लिम्फ नोड में जितने भी WBCs है उसको एनकाउंटर करते हैं, ठीक है। इसका काम है just to trap the microbes and destroy them. It also provides the immunity to the body. This is the differences between the blood and lymph. Blood is actually red in color and lymph कितने हैं? Lymph colorless है, transparent है। Blood हमारा 55% जो water है blood के अंदर, ठीक है, और lymph के अंदर 94% is water. RBCs are present in blood. RBCs are absent in lymph. White blood cells का जो content है बहुत कम होता है blood के अंदर, और व्हाइट ब्लड सेल का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है लिम्फ के अंदर। फाइब्रिनोजेन आप ब्लड में देखेंगे बहुत कम है, 0.3%, ठीक है, लेकिन लिम्फ में बिल्कुल भी फाइब्रिनोजेन नहीं है, बिल्कुल भी फाइब्रिनोजेन नहीं है। फाइब्रिनोजेन एक्चुअली हेल्पिंग इन दी क्लॉटिंग। ब्लड कभी भी चोट लग गई आपको तो ब्लड अननेसेसरी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग ना हो उसके लिए प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज दी फाइब्रिनोजेन। तो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, फैक्टर प्रेजेंट है, लेकिन लिम्फ के अंदर देयर इज नो फाइब्रिनोजेन। और ब्लड का जो कॉम्पोजिशन है यूनिफॉर्म रहता है, लेकिन लिम्फ जो है कहीं पे ज्यादा होंगे कहीं पे कम होंगे, ठीक है। लेट से कि आपके जेनाइटल एरियाज के आसपास जो लिम्फ है वहां पे कॉम्पोजिशन लिम्फ का ज्यादा है, और जो जॉइंट्स के आसपास है, मतलब शोल्डर्स के आसपास जो लिम्फ प्रेजेंट है, आर्मपिट्स के आसपास, उनमें लिम्फ का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो इट एक्चुअली वेरीज फ्रॉम एरिया टू एरिया। दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड लिम्फ। ये ब्लड और लिम्फ में डिफरेंसेस बताया गया है। नेक्स्ट है ब्लड और लिम्फ के बाद वी हैव द मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू, these are all present in our muscles, ठीक है, ये मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। we have three kind of muscular tissue: cardiac muscle cell and skeletal muscle tissue and the smooth muscle tissue, ठीक है। ये तीनों टिश्यूज हमें पढ़ने हैं डिटेल में। फर्स्ट देखिए, स्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू को हम स्ट्राइटेड मसल टिश्यू भी कहते हैं, बिकॉज इस तरह के स्ट्राइएशंस हमें देखने को मिलते हैं। कहीं पे डार्क बैंड दिख रहा है, कहीं पे लाइट बैंड दिख रहे होंगे आपको इस डायग्राम में, तो दीज आर कॉल्ड स्ट्राइएशंस, ठीक है, इसको हम स्ट्राइएशंस बोलते हैं। देयर आर सर्टेन डार्क बैंड, सर्टेन लाइट बैंड्स आर सीन। डार्क लाइट बैंड्स एक्टिन और मायोसिन करके जो दो प्रोटीन्स हैं उसकी वजह से होते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा। तो this is called striated muscle, इसको हम striated muscle कहते हैं। This is also called voluntary muscle, this is also called skeletal muscle, ठीक है। नेक्स्ट है स्मूथ मसल। स्मूथ में देखो ये स्मूथ होते हैं, टेपर्ड होते हैं लास्ट के एंड में, और इनमें स्ट्राइएशंस हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। वी आर नॉट एबल टू सी एनी स्ट्राइएशंस, और इसको हम इनवॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं, और वी आल्सो कॉल देम स्मूथ मसल, ठीक है। इसमें सिंगल न्यूक्लियस इज देयर, यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस है, लेकिन स्ट्राइटेड मसल में बहुत सारे न्यूक्लियस थे। नाउ कमिंग टू द कार्डियक मसल, दिस इज प्रेजेंट इन अवर हार्ट। ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी हमें स्ट्राइएशंस देखने को मिल रही है, ठीक है, उतनी नहीं है जितनी स्ट्राइटेड मसल में है, लेकिन फिर भी वी आर एबल टू सी स्ट्राइएशंस। और इसमें ये कनेक्शंस भी आप देख रहे हैं जो कनेक्शन स्केलेटल मसल में नहीं था। दिस इज कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क, दिस इज कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। यहाँ पे भी न्यूक्लियस इज देयर, न्यूक्लियस इज देयर, not that much nucleus as in skeletal muscle, but still nucleus is there. और स्मूथ मसल में तो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा, that is in center, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। This is the differences between the skeletal muscle, unstriated and the cardiac muscle. Striated muscles आप देख सकते हैं, देखा था अभी, long है, cylindrical है। तो unstriated muscles है, they are elongated and spindle shaped.
कार्डियक मसल शॉर्ट होंगे एंड सिलेंड्रिकल होंगे। स्ट्राइटेड मसल्स में डार्क लाइट बैंड आपको देखने को मिल रहा है, अनस्ट्राइटेड में हमें ऐसा कोई बैंड नहीं मिल रहा। कार्डियक मसल में बैंड्स आर देयर बट आर फेंटर, कम है बैंड। ठीक है, स्ट्राइटेड मसल में बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिल रहे थे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड। अनस्ट्राइटेड में हमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस देखने को मिल रहा था। कार्डियक मसल में भी एक सेल में एक न्यूक्लियस है। ठीक है, स्ट्राइटेड मसल्स जो होते हैं वॉलेंट्री है, हम अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं। अनस्ट्राइटेड मसल्स इनवॉलेंट्री है, बिकॉज ये हमारे जनरली जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, लेट्स से कि स्टमक हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, किडनी का सिस्टम हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइन में हो गया, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जितने भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस है वो स्ट्राइटेड मसल्स करते हैं। कार्डियक मसल हमारा हार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्डियक मसल हमारा हार्ट में प्रेजेंट होता है, तो हार्ट का जो बीटिंग है वो भी हमारा इनवॉलेंट्री मसल है। इनवॉलेंट्री मतलब हम अपनी इच्छा से नहीं मूव कर सकते उसे। स्ट्राइटेड मसल्स कैन अंडरगो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। जो स्ट्राइटेड मसल्स हैं ये बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दे अंडरगो वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अनस्ट्राइटेड मसल्स दे कैरी आउट स्लो बट प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। ये स्लो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, बट कंटिन्यू रखते हैं जब तक काम चल रहा है। ठीक है, जब तक काम करना है। और कार्डियक मसल जो है दे परफॉर्म विगरस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज हार्ट को बीट करना है तो बीटिंग तो पूरी लाइफ टाइम चलती है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इज वेरी फास्ट। स्ट्राइटेड मसल में हमें कोई इंटरकैलेटेड डिस्क देखने को नहीं मिल रहे थे। अनस्ट्राइटेड में भी दोज आर एब्सेंट, बट इन कार्डियक मसल इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट। ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट। फाइबर्स हैव द ब्लंट एंड। फाइबर्स हैव द ब्लंट एंड। ठीक है, ब्लंट एंड मतलब दिस इज द एंड जिसका कोई मतलब अच्छे से एंड ना हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्लंट एंड। और पॉइंटेड एंड मतलब कि ये इस तरह के स्ट्रक्चर वहाँ पे पॉइंटेड हमें देखने को मिल रहा था, दिस वाज द पॉइंटेड स्ट्रक्चर। तो फाइबर्स हैव द पॉइंटेड एंड्स। ठीक है, यहाँ पे जो फाइबर्स थे उसके ब्रॉड एंड्स है। फाइबर्स हैव द ब्रॉड एंड्स। ठीक है, नाउ द स्केलेटल मसल्स आर प्रेजेंट इन बंडल्स। ये बंडल्स में होते हैं, बहुत सारे बंडल्स में होंगे। ठीक है, लेकिन जो अनस्ट्राइटेड मसल्स है वो शीट के फॉर्म में रहते हैं, बिकॉज दीज आर प्लेन स्मूथ, तो ये शीट के फॉर्म में रहते हैं। और ये जो कार्डियक मसल्स है ये जाल बनाते हैं, दे फॉर्म अ नेटवर्क। ठीक है, दे फॉर्म अ नेटवर्क बिकॉज इसको पूरे हार्ट में पंपिंग ऑफ द ब्लड करना है और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना है, तो इट फॉर्म्स अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। सो आई होप आपको मस्कुलर टिश्यू के तीनों ही मसल्स समझ आ गए होंगे, स्ट्राइटेड मसल्स, अनस्ट्राइटेड मसल्स एंड द कार्डियक मसल। So this is the structure and function of the three types of the muscle tissue. ये इसके structure and functions बताए हुए हैं। So skeletal muscles कहाँ पे present होगा? Skeletal muscle is actually moving, helping in moving or stabilizing the position of the skeleton. It guards our entrance and exit of the digestive system, respiratory, urinary tract, heat generate करते हैं, protection देते हैं हमारे internal organs को। ठीक है, cardiac muscle blood को move करते हैं, maintains the blood pressure। और जो स्मूथ मसल है इट मूव्स फूड, यूरिन, reproductive tract secretions, and it controls the diameter of the respiratory passageways and it regulates the diameter of the blood vessel. ठीक है, blood vessels की diameter को भी regulate करते हैं। तो these are the location। आपको question ऐसे आएगा कि that you have to write the differences in between the three on the basis of location or on the basis of their structure or on the basis of their function। ठीक है, तो जितना भी function था, structure था, I have already discussed with you. I hope you all are able to understood it. Now the last is the nervous tissue. अब nervous tissue में क्या है? Nervous tissue is consisting of neurons. इसका जो structure है, fundamental unit है, that is the neuron. Neuron हमारी पूरी body में present होते हैं because it has to travel the impulses from the head to toe. ठीक है, so these are the specialized cells to transmit the stimuli that we receive. Stimuli is any change in the environment we receive from the external और internal agent. External में हमारे sense organs आ गए, इंटरनली हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ एजेंट्स हैं जो न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड द ब्रेन। ठीक है, तो इसका काम क्या है? सिग्नल को, मैसेज को, इम्पल्स को ट्रांसफर करना फ्रॉम द टिश्यू टू द ब्रेन और फ्रॉम द ब्रेन टू द टिश्यू। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट अकर्स इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंस ऑर्गन एंड इट इज लैकिंग मैट्रिक्स। इसमें मैट्रिक्स नहीं होगा, दिस इज ऑलरेडी सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। मसल्स के ऊपर भी न्यूरॉन्स होंगे, टिश्यू के ऊपर भी न्यूरॉन्स होंगे, सो इट इज ऑलरेडी सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू। इसका स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में आएगा दैट यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये आप ट्री लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, न्यूरॉन एक्चुअली लुक लाइक अ स्टार। ठीक है, ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हो ट्री की तरह, दिस इज कॉल्ड डेंड्राइट्स।
एंड ये बीच में न्यूक्लियस इज देयर, न्यूक्लियस इज देयर, और इस स्ट्रक्चर को पूरे को हम कहते हैं सेल बॉडी, सेल बॉडी, ठीक है। ये है यहाँ पे एक्सॉन हिलॉक होता है, इसको एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन के ऊपर आपको ये कवरिंग दिख रही है व्हाइट कलर की, दिस इज द कवरिंग ऑफ माइलिन शीट। माइलिन शीट जो होता है दिस इज अ प्रोटीन, छोटे बच्चे में माइलिन शीट नहीं डेवलप होता है, दैट्स व्हाई ही इज नॉट एबल टू, उसमें फास्ट जो इम्पल्सेस हैं वो फास्टली ट्रेवल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। बीच बीच में दीज आर दी श्वान सेल्स गिविंग प्रोटेक्शन। ये जहाँ पे भी माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होगा दैट इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है, नोड ऑफ रैनवियर। और लास्ट में दीज आर ऑल नर्व एंडिंग्स और दी एक्सॉन टर्मिनल्स। तो दीज आर दी स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूरॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग्स, ठीक है। डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड दी नर्व एंडिंग्स, दिस इज अ स्ट्रक्चर of a typical neuron. Now the function we have to go through. Neuron is the longest cell, ये सबसे longest cell है। साइटोन में क्या क्या है, न्यूक्लियस है, अभी हमने देखा, यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं और कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि राइबोसोम से ही बने होते हैं। These are called Nissl granules. These are called Nissl granules and these are also seen in cytoplasm. ये हमें साइटोप्लाज्म में भी देखने को मिलता है, जो इसके साइटोप्लाज्म को हम न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। और यहाँ पे जो न्यूरोफाइब्रिल्स होंगे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर। दिस इज द ऑल अबाउट द साइटोन। नाउ मूविंग टू द डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स आर द स्मॉल ब्रांच्ड प्रोजेक्शंस ग्रोइंग आउट ऑफ द साइटोन। और इसके जो नर्व एंडिंग्स होती है टेपर्ड होती है, ये क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को रिसीव करती है एंड देन इट मूव्स टुवर्ड्स द एक्सॉन, ये एक्सॉन की तरफ मूव कर देती है उसको, ठीक है। डेंड्राइट्स रिसीव करती है, एक्सॉन की तरफ मूव करके उसको नर्व एंडिंग्स तक भेजती है, फिर वहां से फिर दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा, वहां उसका डेंड्राइट होगा, दैट विल रिसीव द इम्पल्स एंड दैट इट विल मूव टुवर्ड्स द एक्सॉन देन टू द डेंड्राइट्स, ठीक है। सो एक्सॉन इज एक्चुअली अ लॉन्ग यूनिफॉर्मली थिक सिलेंड्रिकल प्रोसेस ग्रोइंग आउट ऑफ द सेल बॉडी। तो इसका मेन फंक्शन है टू ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। और इसके पास साइनोप्टिक नोब होते हैं नर्व एंडिंग्स के पास, जिसमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। दोज न्यूरोट्रांसमीटर्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। उसमें हमारा एसिटाइल कोलिन आ गया, डोपामाइन, सेरोटोनिन, दीज आर ऑल द न्यूरोट्रांसमीटर्स विच आर प्रेजेंट एट द साइनेप्टिक एंड, ठीक है। वहाँ पे जो केमिकल्स के फॉर्म में न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्पल्स ट्रांसफर करते हैं, तो दोज आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर। so this is the structure of a neuron. तो एक्सॉन के ऊपर जो कवरिंग है that is by a special connective tissue called Schwann cells and these form a layer called neurolema. Neurolema भी form करते हैं like the plasma lemma. तो neurolema है एक्सॉन के ऊपर and इसके जो points हैं जहाँ पे neurolema continued नहीं होंगे, these are called the road of Ranvier. These are called the node of Ranvier. ठीक है, these are the dendrites, nucleus and इसको हम cell body, soma भी बोलते हैं. Schwann cells are there. Axon is this and last में nerve endings और axon terminals. ये synaptic knob है, you can see here this is the synaptic knob. यहाँ पे neurotransmitters होते हैं और neurotransmitters release होते हैं और वो कुछ chemicals यहाँ पे present होते हैं, like इस तरह से chemicals release होंगे, फिर यहाँ से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा, उसका डेंड्राइट होगा, वहाँ पे उसका न्यूक्लियस होगा। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, दूसरे डेंड्राइट को सिग्नल ट्रांसफर करते हैं। So in this way, the nervous tissue is acting as a major, you can say, tissue for transfer of the information from the brain to the toe. Okay, from the brain to the head, from head to the toe. So this is the longest cell of our body which is transferring the impulse. So अब तक हमने जितने भी animal tissue करे हैं, every tissue is important and हर tissue से आपको question आ सकता है, like first question is why is blood called a connective tissue? Blood को हम connective tissue क्यों बोल रहे हैं? Because it is actually connecting the various organs. Blood ही एक vascular tissue की तरह काम कर रहा है, सारी information blood के पास ही है, blood ही है वो जिसकी वजह से सारी चीजें हो पा रही हैं, because nutrients तो सबको चाहिए, nutrients सबको चाहिए, that is why blood is giving that nutrient and information to all the organs. Second question is differentiate between bone and cartilage. ये हमने just discuss किया है, bone is a hard tissue, cartilage is flexible, bone is inelastic. ठीक है, थर्ड में कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन बताना है आपको, बोन में क्या है, कार्टिलेज में क्या है, ब्लड में क्या है. तो आई होप यू विल एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन नाउ. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं एंड व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स. ठीक है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में कौन से टिश्यूज होते हैं, अभी हमने बहुत सारे एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस किए हैं. सो फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है दैट नेम द टिश्यू which forms the inner lining of our mouth.
ठीक है, माउथ की इनर लाइनिंग को कौन से टिश्यूज बनाते हैं, तो इसमें हमारा आता है स्क्वैमोस एपिथेलियम। स्टोर्स फैट इन अवर बॉडी, बॉडी में फैट कौन से टिश्यू स्टोर करते हैं, एडिपोज टिश्यू। थर्ड इज प्रेजेंट इन ब्रेन, ब्रेन में कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, नर्वस टिश्यू। अब डी वाला आप मुझे बताएंगे, लाइक नेम द टिश्यू दैट कनेक्ट्स अवर मसल टू बोन, मसल टू बोन कौन सा टिश्यू कनेक्ट करता है, या आप मुझे बताएंगे। 6th क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमंस, रेस्पिरेशन में कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, एक्सप्लेन इट फंक्शन, ये भी आप बताएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज distinguish between simple squamous and the columnar epithelium. Simple squamous में square shaped cells थे, column वाले में they are tall pillar like cells। ठीक है, बोन और कार्टिलेज का फिर से आया डिफरेंस, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू में डिफरेंसेस। ओके, हाउ इज लिगामेंट डिफरेंट फ्रॉम टेंडन, टेंडन से लिगामेंट कैसे डिफरेंट है, वी हैव जस्ट डिस्कस इन द पीपीटी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट थिक लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस फैट इन कोल्ड वाटर फिश। ठीक है, कोल्ड वाटर फिश में एक फैट की लेयर होती है, एडिपोज टिश्यू की लेयर होती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्लबर, ब्लबर होती है, उससे उसको प्रोटेक्शन देती है वो ब्लबर, एंड इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ क्यूटेनियस टिश्यू, एंड इट इज गिविंग प्रोटेक्शन टू दैट फिश फ्रॉम दैट कोल्ड वाटर। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रही है। फोर्थ है, what are Nissl granules? Nissl granules are present in the neuron. These are made up of ribosomes. Where they are located? ये cell body में located होते हैं। और इसका function क्या है? इसका function है, these are the protein like structure. ठीक है, protein like structures है, protection देने के लिए वहाँ पे present होते हैं Nissl granules। ठीक है, this is all about what I have discussed so far, and I hope you have enjoyed this video. So if you please like my video and please subscribe it, and whatever the questions I have discussed, this will be surely asked in your exam. So I have almost tried to cover all the topics that I can cover. So please like my video and please share my video. Thank you.